हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक के नॉवेल सात खत का दूसरा और अंतिम भाग। डियर मिस डबल एस, मेरा पांचवा पत्र हाजिर है। आज सुबह 11 बजे एक पुलिस का हवलदार मेरे फ्लैट पर पहुंचा और बोला कि इंस्पेक्टर खान ने मुझे तलब किया था। मैं इंस्पेक्टर खान के हुजूर में पेश हुआ। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह अपनी इंस्पेक्टर की वर्दी में नहीं था। वह एक भूरे रंग का सूट पहने था और अपने कोट के कॉलर में उसने एक पीला गुलाब लगाया हुआ था। वह बहुत हंसता मुस्कुराता मेरे से मिला, जो कि मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी। बहुत खुश होते हुए उसने मुझे खबर दी कि उन्होंने मेजर पाराशर के कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। बावजूद इसके, मैं बोला, आपने मुझे यहाँ बुलाया है? एक मामूली बात पता करने के लिए। इंस्पेक्टर बोला, तुमने अपने बयान में कहा था कि जब तुमने ऊपरले फ्लैट से लड़ने झगड़ने की और उठापटक की आवाज़ें आती सुनी थी, तब सात से ज़रा ऊपर का टाइम हुआ था। उस वक्त तुम्हारे पर कत्ल की वारदात का रौब गालिब था और तुम बौखलाए हुए थे। तब तुमने हड़बड़ी में अपना बयान दिया था। उन हालात में ना चाहते हुए भी अनजाने में इंसान से कोई गलत बयानी हो सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हो सकता है कि वारदात के वक्त के बारे में तुमसे कोई गलत बयानी हुई हो। कर्नल चौधरी की सलाह पर अमल करते हुए मैंने कह दिया कि ऐसा हो सकता था। हो सकता था कि वारदात का वक्त 7 बजे का नहीं बल्कि उससे पहले का रहा हो, मसलन 6:30 बजे का। हाँ। इंस्पेक्टर मेरे जवाब से खुश हो गया। फिर उसने अपने मातहत को आदेश दिया, मुजरिम को यहाँ लेकर आओ। मुजरिम कैप्टन अरविंद पाराशर निकला। कैप्टन, इंस्पेक्टर बोला, क्या ये सच है कि कोई 1 साल पहले तुम्हारे मकतूल भाई ने तुम्हें एक मोटी रकम उधार दी थी? सच है, कैप्टन धीरे से बोला। और उसी रकम को लेकर कत्ल वाले रोज़ तुम्हारी अपने भाई से तकरार हुई थी? हाँ। अब अपने भाई की मौत के बाद तुम अपने बाप के ब्रिगेडियर साहब के इकलौते वारिस बन गए हो? हाँ। यानी कि अपने भाई की मौत के बाद रुपए पैसे की बाबत तुम्हारी तमाम दुश्वारियाँ ख़त्म हो गई हैं, यही समझ लीजिए। कत्ल वाले ही रोज़ तुमने एक रिवॉल्वर खरीदी थी? कैप्टन ने उत्तर ना दिया। जिसे साथ लेकर तुम जिसे साथ लेकर उस रोज़ शाम को कोई 6:30 बजे के करीब तुम गोल मार्केट में अपने भाई के फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां तुम्हारी अपने भाई से तकरार हुई थी, जहां तुमने मेज पर पड़ा हुआ एक खंजर देखा था और जिसे उठाकर तुमने अपने भाई की छाती में यह ख्याल करके घोंप दिया था कि रिवॉल्वर से गोली चलने की आवाज़ इमारत में सुनी जा सकती थी। हाँ। तुम कबूल करते हो कि अपने भाई का कत्ल तुमने किया है? हाँ। मुझे इंस्पेक्टर के चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट होते दिखाई दिए। शायद उसे मुजरिम का इतनी आसानी से जुर्म कबूल कर लेना पसंद नहीं आया था। तभी वहाँ कर्नल चौधरी के कदम पड़े। बड़े अच्छे मौके पर आए आप। अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद इंस्पेक्टर बोला, मुझे ये अच्छी खबर सुनाने का मौका दीजिए कि हमने आपके मेजर के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि मुजरिम अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है। मुबारक, कर्नल बोला। कौन है मुजरिम? मकतूल का छोटा भाई कैप्टन अरविंद पाराशर। अब हमारी तरफ से तो केस क्लोज। एक मिनट एक मिनट, इतनी जल्दी केस क्लोज ना कीजिए। मैं भी किसी को साथ लाया हूँ, पहले उससे मिल लीजिए। किससे? अभी मालूम होता है। कर्नल बाहर गया और अपने साथ एक नहायत खूबसूरत युवती को लेकर लौटा। उसके कमरे में दाखिल होते ही मेरे नथनों से चैनल 5 की खुशबू टकराई। इंस्पेक्टर साहब, कर्नल बड़े नाटकीय स्वर में बोला, मोहतरमा नूरजहां बेगम से मिलिए। इंस्पेक्टर अपलव अपलक युवती को देखने लगा। आप यहाँ के इंचार्ज है? युवती तीखे स्वर में बोली। हाँ। इंस्पेक्टर तनिक हड़बड़ा कर बोला, तो बराए मेहरबानी इस वहशी दरिंदे से मेरा पीछा छुड़ाइए। इतनी आसानी से तो आपका मेरे से पीछा नहीं छूटने वाला मोहतरमा, कर्नल बोला। पहले आपको वही कहानी इंस्पेक्टर साहब के सामने दोहरानी होगी जो आप मुझे सुनाकर हटी हैं। युवती ने तत्काल होठ भींच लिए। क्या कहानी है? इंस्पेक्टर उत्सुक भाव से बोला। इन्होंने, युवती कर्नल की तरफ निगाहों से भाले बर्छियां बरसाती हुई बोली, जबरन मुझसे कबुलवाया था। क्या? इंस्पेक्टर जिद भरे स्वर में बोला कि मेजर पाराशर के कत्ल वाले रोज़ शाम 6:30 बजे मैं मेजर के फ्लैट पर गई थी, जहां मेरी मेजर से तकरार हो गई थी और नतीजतन मैंने मेज पर खंजर उठाकर मेजर के सीने में घोंप दिया था। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। कई क्षण कोई कुछ ना बोला। बाकी का किस्सा भी कह डालिए मोहतरमा, कर्नल बोला। युवती ने बड़े नफरत भरे भाव से कर्नल की तरफ पीठ फेर ली और इंस्पेक्टर से संबोधित हुई। आगे कुछ खास नहीं कहना मैंने। मेजर पाराशर को मैं इस्लामाबाद से जानती हूँ। रावलपिंडी में मेरे खाविंद का गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मेरे खाविंद की मेजर से वाकफियत थी और मेजर अक्सर हमारे घर आया करते थे। मेरी यूँ अक्सर मेजर से मुलाकात होती थी। कई बार मेरे खाविंद घर नहीं होते थे जबकि मेजर हमारे यहाँ आते थे। इसलिए इसलिए आगे बढ़िए, कर्नल आदेशपूर्ण स्वर में बोला। मैं मेजर पाराशर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अभी जब वो यहाँ अपने वतन वापस लौटे तो पीछे हमें यह कहकर आए कि उनकी ट्रांसफ़र लंदन हो रही थी।
इसलिए अब वे इस्लामाबाद को लौट कर नहीं आने वाले थे। मैं मेजर की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे यहाँ आ गई। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि वह रोने लगी। क्या मालूम हुआ? इंस्पेक्टर बोला। कि मेजर पाराशर को वह रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछती हुई बोली, मेरे से कोई मोहब्बत नहीं थी। उस शख्स ने इस्लामाबाद में अपनी तनहा ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए मोहब्बत का ढोंग किया था मेरे से। उसने मेरे से ये तक कह डाला था कि वह तो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि बहुत जल्द वह अपनी जात बिरादरी की लड़की से शादी करने जा रहा था। वह खुद चढ़ फिर सुबकती रही और फिर बोली, मैंने एक ऐसे शख्स की खातिर अपनी ज़िंदगी का खाना खराब कर लिया था जिसने महज अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझे फंसाया था, बरगलाया था, झूठी मोहब्बत का इजहार किया था। उस शाम को अपना यही दुखड़ा रोने और उसे रहम की भीख मांगने में उसके फ्लैट पर गई थी, लेकिन उस संगदिल शख्स का दिल न पसीजा। उसकी एक ही रट थी, वो मेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उस शाम अपने फ्लैट पर उसने मुझे इस कदर जलील किया कि मैं अपना आपा खो बैठी। मैंने मेज पर पड़ा खंजर उठा लिया और उसे उसके सीने में उतार दिया। वह खामोश हो गई और सिर झुकाए चुपचाप रुमाल में सुबकने लगी। यानी कि इंस्पेक्टर हकबकाए स्वर में बोला, मेजर पाराशर का कत्ल आपने किया? हाँ, वह रूंधे कंठ से बोली। इंस्पेक्टर की निगाह कैप्टन की तरफ उठी। कमाल है, वह बोला। एक शख्स पहले ही इस जुर्म का इकबाल कर चुका है और अब आप भी। जबकि कर्नल धीरे से बोला, यह मुमकिन नहीं कि इन दोनों में से कोई भी वारदात की शाम को 6:30 बजे मकतूल के साथ उसके फ्लैट पर मौजूद रहा हो। क्यों? इंस्पेक्टर बोला, क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि उस शाम को ऐन 6:30 बजे ये दोनों ताज पैलेस के एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। युवती के मुंह से एक घुटी हुई सिसकारी निकली। आपको कैसे मालूम? कैप्टन तीखे स्वर में बोला। क्योंकि जब से इन मोहतरमा ने हिंदुस्तान में कदम रखा है तभी से मेरे आदमी साई की तरह इनके पीछे लगे हुए हैं। उस शाम 6:30 बजे ताज पैलेस के उस रेस्टोरेंट में भी मेरे आदमी मौजूद थे जहाँ की ये मकतूल के छोटे भाई के साथ चाय नाश्ता फरमा रही थी। कैप्टन ने जोर से थूक निकली। कैप्टन पाराशर, तुम्हारी जानकारी के लिए ऐसी ही निगरानी तुम्हारे भाई मेजर पाराशर की भी हो रही थी। कैप्टन ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। मुझे अफसोस है, कर्नल बोला, कि अपनी कुर्बानी देकर भी अपने खानदान की नेक नामी बचाने की तुम्हारी कोशिश कामयाब न हुई। हमें तुम्हारे से पहले मालूम हो चुका था कि तुम्हारे भाई इस औरत के जाल में फंसकर डबल एजेंट बन चुका था और अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा था। अब खेल खत्म हो गया। कैप्टन अवसादपूर्ण स्वर में बोला, मेरा किया धरा किसी काम ना आया। मेरे भाई की गद्दारी का राज खुल गया है। यह जानकर ब्रिगेडियर साहब के तो प्राण निकल जाएंगे। पिछली 7 पुश्तों से हमारा खानदान फौज की खिदमत में है। देशभक्ति हमें घुट्टी में घोट कर पिलाई जाती है, फिर भी मेरा भाई देशद्रोही निकला। मैंने सोचा था कि मेरे खून का इल्ज़ाम अपने सिर ले लेने पर तफ्तीश बंद हो जाएगी, केस क्लोज हो जाएगा और असलियत आम होने से बच जाएगी, लेकिन अब बाकी भी क्या डालूँ? बाकी क्या बाकी क्या क्या बाकी है कहने को? मुझे दूतावास के एक कर्मचारी से उड़ती उड़ती खबर लगी थी कि मेरा भाई किसी पाकिस्तानी औरत के चक्कर में था। इस बार जब वो दिल्ली आया तो मैंने उस पर निगाह रखनी शुरू कर दी। मैंने उसे कई बार ताज पैलेस में एक औरत से मिलते जाते देखा। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह औरत पाकिस्तानी नागरिक थी और उसका नाम नूरजहाँ बेगम था। बिना उसे ये बताए कि मैं मेजर पाराशर का भाई था, मैं उससे मिला। धीरे धीरे मैं उसे यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि दौलत की खातिर मैं भी बिकने को तैयार था। फिर वह खुद ही मुझे बताने लगी कि फॉरेन ऑफिस का प्रदीप पाराशर नाम का एक मेजर पहले ही उसके साथ मिल चुका था। यह आखिरी बात खुद इस औरत की ज़ुबानी मुझे वारदात के रोज़ शाम 6:30 बजे ताज पैलेस के एक रेस्टोरेंट में सुनने को मिली थी, जहाँ की बकौल आपके आदमियों ने मुझे इसके साथ देखा था। वहाँ से मैं सीधा गोल मार्केट रवाना हुआ। अपने भाई के कत्ल के इरादे से? हाँ, मेरा भाई देशद्रोही निकला था। इस बात ने मेरा ऐसा खून खौलाया था कि मैंने तभी उसका कत्ल कर देने का इरादा कर लिया था। हाल ही में खरीदी रिवॉल्वर साथ लेकर मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा, लेकिन वो तो वहाँ पहले से ही मरा पड़ा था। मेरे पहुंचने से कुछ देर पहले किसी ने वहाँ उसका काम तमाम कर दिया था। फिर तुमने क्या किया? इंस्पेक्टर बीच में बोल पड़ा। मैं गोल मार्केट से सीधा ऑफिसर्स मैस में चला गया, लेकिन अपने भाई के कत्ल की बात मेरे जहन से नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं फिर गोल मार्केट लौट पड़ा। तुम इसलिए एकाएक अपने आप बिना किसी के खबर किए मौकाए वारदात पर नमूदार हो गए क्योंकि तुम्हें अपने भाई के कत्ल की पहले से खबर थी? हाँ। कत्ल किसने किया? मुझे नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे उसने पाकिस्तानी युवती की ओर इशारा किया? ऐन मौके पर तुम पर शक हो गया हो, ये तुम्हारे से पहले तुम्हारे भाई के फ्लैट पर पहुंच गई हो और इसने ये सोचकर तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिया हो कि कहीं तुम अपने भाई से सब कुछ कबुलवा ना लो और इन लोगों के स्पाई रिंग का राज ना फाश हो जाए। अब मैं क्या कहूँ? इंस्पेक्टर कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, मोहतरमा, आप फिलहाल हिरासत में रहेंगे। और ये? कर्नल ने कैप्टन की तरफ इशारा किया। ये आज़ाद है। गुड। अब इसी खुशी में एक बात तो मैं बताता हूँ।
क्या तुम्हें मालूम है कि ये नेपाली नौजवान जम्मू से गौतम तिवारी नाम के मेजर पाराशर के किसी मौसेरे भाई की मेजर के नाम चिट्ठी लाया था, जबकि मेजर का इस नाम का कोई मौसेरा भाई ही नहीं। नहीं, इंस्पेक्टर सक पकाकर बोला। लेकिन यह हकीकत है। थापा ने यह बात खुद मुझे बताई थी। ये बात? इंस्पेक्टर मुझे घूरता हुआ बोला। तुमने मेरे से छुपा करके रखी? मेरे से जवाब देते न बना। मिस्टर, मैं तुम्हें हिरासत में ले रहा हूँ। शाही घराने से तुम्हारे ताल्लुकात का रौब खाए बिना मैं तुम्हें हिरासत में ले रहा हूँ। मैंने फरियाद भरी निगाहों से कर्नल की तरफ देखा, लेकिन वह यूं निगाहें चुराने लगा जैसे मेरी शक्ल भी न पहचानता हो। कहने का मतलब यह है मैडम डबल एस कि ये चिट्ठी मैं तुम्हें हवालात में से लिख रहा हूँ। एक सिपाही को रिश्वत देकर मैंने इसे तुम तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया है। अब पता नहीं अगली चिट्ठी मैं तुम्हें लिख पाऊंगा या नहीं। पता नहीं इस बार अलविदा अगले पत्र तक के लिए या हमेशा के लिए। तुम्हारा बदनसीब प्रशंसक, एम्बेसी वाला नेपाली। सोमवार 3 दिसंबर की सुबह को शिप्रा श्रेष्ठ को 5वां पत्र पढ़ने को मिला। यह पढ़कर वह बहुत आंदोलित हुई कि उसका प्रशंसक, उसका हमवतनी नौजवान गिरफ्तार हो गया था। न जाने क्यों उसके भीतर से आवाज़ उठने लगी कि वह उस नौजवान की रिहाई के लिए कुछ करे। लेकिन वह क्या कह सकती थी? वह पुलिस के पास जाती तो सबसे पहला सवाल तो उससे यही होता कि उन तमाम वाक़यात की बाबत यह जानती कैसे थी। तभी उसके पिता वहां पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि पटना की 3 दिन बाद की टिकट उन्होंने मंगा ली थी। 3 दिन? शिप्रा ने डूबते दिल से सोचा। क्या आइंदा दिनों में वह रहस्य कथा किसी अंजाम तक पहुंच सकती थी जिसका आगाज उस नौजवान के पहले खत के साथ हुआ था? क्या छठा खत आएगा? खत आया। डियर मिस डबल एस, मैं सहर्ष सूचित कर रहा हूं कि पुलिस ने मुझे रिहा कर दिया है और अब मैं फिर अपने फ्लैट में बैठा तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। आखिरकार मेजर पाराशर का असल हत्यारा गिरफ्तार हो गया। अलबत्ता एक रात मुझे हवालात में काटनी पड़ी। अगले दिन 3 बजे तक भी मैं हवालात में ही बंद था, जब एक हवलदार मुझे अपने साथ इंस्पेक्टर खान के ऑफिस में लिवा ले गया। लेकिन इंस्पेक्टर खान के ऑफिस में मैंने उसकी जगह कर्नल चौधरी को मौजूद पाया। बरखुरदार, मुझे देखते ही वह बोला, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें हवाला से छुड़ाने के लिए कल ही कुछ ना कर सका। आपने क्या करना था? मैं व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। आपकी ही मेहरबानी से तो मैं हवालात में पहुंचा था। वो भी ज़रूरी था। क्या? मेरा गिरफ्तार होना? हाँ, क्यों ज़रूरी था? ये बहुत जल्द तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैं खामोश रहा। फिर कुछ क्षण बाद मैं बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतज़ार। वह बोला, इंस्पेक्टर खान का। इंस्पेक्टर खान कल शाम को ही अपने एक ज़रूरी काम से अमृतसर के लिए रवाना हो गया था, जबकि उसकी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। बहरहाल रेलवे की मदद से लुधियाना में उससे संपर्क हो गया और वह वापस आ रहा है। उसका यूं लौटना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैंने मेजर पाराशर के हत्यारे का पता लगा लिया है। इससे पहले कि मैं हत्यारे का नाम पूछ पाता, दरवाज़ा खोला और इंस्पेक्टर खान ने भीतर कदम रखा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह सूरज से बेहद थका हुआ और हल्कान लग रहा था। आओ आओ इंस्पेक्टर साहब, कर्नल बोला। शुक्र है तुम पहुँचे तो सही। ऐसी क्या तबाही आ गई थी, खान भुनभुनाया, जो मुझे यूं बीच सफ़र में से बुला लिया? तुम खफा हो रहे हो, लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि तुम्हें यूं वापस ना बुलाया जाता तो तुम ज़्यादा खफा होते। क्या बात थी? मैंने मेजर पाराशर के हत्यारे का पता लगा लिया है। अच्छा? इंस्पेक्टर खान उत्साहहीन स्वर में बोला। हाँ। आप बहुत होशियार हैं कर्नल साहब। इंस्पेक्टर खान अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। होशियार नहीं, खुशकिस्मत कहिए। कर्नल बोला, मेरी होशियारी ने कम, मेरी खुशकिस्मती ने ज़्यादा काम किया, जो कि मुझे हत्यारे का पता लग गया और एक बेगुनाह, उसने मेरी तरफ देखा, सज़ा पाने से बच गया। कौन है हत्यारा? उसका नाम नज़ीर अहमद खां है। वह पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का एक आला अफसर है जो कि पिछले कई सालों से अपने वतन से गायब है। उसके बारे में हमें इतना तो अंदाज़ा था कि वह किसी और मुल्क में अपने मुल्क के लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन वह कोई और मुल्क हिंदुस्तान था। यह हमें अभी पता लगा है। तुमने तो इस नज़ीर अहमद खान के स्पाई का नाम सुना होगा, इंस्पेक्टर खान। सुना है, इंस्पेक्टर खान भावहीन स्वर में बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए मेजर प्रदीप पाराशर भी उसी की फिराक में था। जो काम मैंने कर दिखाया वह प्रदीप पाराशर अगर जिंदा रहता तो यकीनन मेरे से पहले कर दिखाता। मेजर की बदकिस्मती की नज़ीर अहमद खां का वार पहले चल गया। मेजर पाराशर को यहाँ हिंदुस्तान में बहुत गलत समझा जा रहा था। उस पर शक किया जा रहा था कि वह नूरजहां बेगम नामक एक पाकिस्तानी स्पाई के हुस्न के जाल में गिरफ्तार होकर अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने को आमादा हो गया था। लेकिन यह हकीकत नहीं थी। मेजर के और उस औरत के दिल्ली आने पर हमें मालूम हुआ कि मेजर तो असल में एक बहुत गहरा खेल खेल रहा था। वह नूरजहां बेगम पर केवल जाहिर कर रहा था कि वह दौलत के लिए बिकने को तैयार था, जबकि असल में वह पक्का देशभक्त था। वह असल में नूरजहां बेगम को गुमराह करके उसे विश्वास दिलाकर कि वह उसकी तरफ मिल चुका था, नज़ीर अहमद खां तक पहुंचना चाहता था। मेजर को नूरजहां बेगम के माध्यम से दिल्ली में नज़ीर अहमद खां से मुलाकात होने की उम्मीद थी। तब तक हमें मेजर की ईमानदारी का मुकम्मल तौर से यकीन नहीं हुआ था, इसलिए हम चुपचाप उसकी और नूरजहां बेगम की निगरानी करवा रहे थे। कर्नल एक क्षण ठिठका और फिर बोला,
मेजर पाराशर और नज़ीर अहमद खान, जिसकी कि नूरजहां बेगम के माध्यम से दिल्ली में मुलाकात होने वाली थी, एक दूसरे की सूरत से वाकिफ़ नहीं थे। आम तरीक़ों से मेजर के ताल्लुक में आकर एक्सपोज हो जाने का खतरा नज़ीर अहमद खान उठाना नहीं चाहता था। इसलिए मेजर को केवल इतना संकेत भिजवाया कि वह दिल्ली टाइम्स के व्यक्तिगत कॉलम में छपने वाले विज्ञापनों पर निगाह रखा करे। उस कॉलम के माध्यम से मेजर तक वह सांकेतिक संदेशा पहुंचवाया गया कि इससे उसकी नज़ीर अहमद खान से मुलाकात हो सकती थी। 4 टुकड़ों में छपे उस संदेश से मेजर ये जाना कि उसने भूरे रंग का सूट पहनकर, भूरे रंग की तुर्की टोपी सिर पर लगाकर, टाई में हीरा जड़ा टाई पिन लगाकर और कोट के कॉलर में पीला गुलाब लगाकर 30 तारीख की रात को 10 कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास मिलना था। कनॉट प्लेस? मेरे मुंह से निकला। रीगल सिनेमा? हाँ, कर्नल बोला। मेरा अंदाज़ा है कि अखबार में छपे आखिरी विज्ञापन में छपे CPR अक्षरों का अर्थ कनॉट प्लेस रीगल था। जहां पहुंचने पर मेजर की पहचान पीले गुलाब, हीरा जड़े टाई पिन और तुर्की टोपी से होने वाली थी। हमने घटनास्थल पर ये तीनों चीज़ें पड़ी देखी थी, जिससे जाहिर होता था कि मेजर पाराशर अखबार में छपे विज्ञापनों का मतलब समझ चुका था। अकेले? इंस्पेक्टर ने पूछा। वह अनुभव कर रहा था कि उसके अपने महकमे में उस पर अभी भी शक किया जा रहा था। इसलिए इस बाबत वह दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर से मिला जो कि उसका वाकिफदार था। होटल ताज पैलेस में उसकी अपने दोस्त थी नज़ीर अहमद खान रीगल पर मेजर पाराशर से संपर्क स्थापित करेगा। इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार कर लेगा। वेरी गुड। वेरी गुड होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। बदकिस्मती से बेहद शातिर सिपाही नज़ीर अहमद खान को मेजर पाराशर और उसके दोस्त इंस्पेक्टर की अत्यंत गोपनीय मीटिंग की खबर लग गई और उसे मालूम हो गया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या जाल फैलाया जा रहा था। नतीजतन इससे पहले कि हमारे मुल्क का बहादुर और जाबाज फौजी मेजर पाराशर अपने इरादों में कामयाब हो पाता, नज़ीर अहमद खान ने उसके फ्लैट पर जाकर उसकी हत्या कर दी। कमरे में बेहद सस्पेंस भरा सन्नाटा छा गया। यहाँ नज़ीर अहमद खान, कर्नल की आवाज़ स्तब्ध वातावरण में गूंजी। यह धोखा खा गया कि उसने समझा कि मेजर के कातिल की तलाश सिर्फ लोकल पुलिस कर रही थी। उसे यह नहीं मालूम था कि केस एक अत्यंत गोपनीय तफ्तीश में भी चल रहा था। वह नहीं जानता था कि उसकी जोड़ीदार नूरजहां बेगम पहले से मेरे आदमियों की निगाहों में थी। मुझे पूरा यकीन था कि देर सवेर नज़ीर अहमद खान नूरजहां बेगम से ज़रूर संपर्क स्थापित करेगा। ऐसा ही हुआ। नतीजतन मैं खुद अपनी आंखों से उस शख्स को देखा जो कि शातिर पाकिस्तानी सिपाही था और जो कि नज़ीर अहमद खान के नाम से जाना जाता था। उस पर पहली निगाह पड़ते ही मैं भौचक्का रह गया। क्यों? अभी बताऊंगा। पहले ये सुनो कि मैंने उसका संबंध मेजर पाराशर के कत्ल से जोड़ने के लिए क्या किया। क्या किया? पहले मैंने मेजर के फ्लैट में उसके खिलाफ कोई सबूत तलाश करने की कोशिश की। सबूत तो उंगलियों के निशान की सूरत में मिलने की मुझे उम्मीद थी, लेकिन पुलिस वालों के फूहड़पन की मेहरबानी से वहाँ ऐसे तमाम निशान नष्ट हो चुके थे। फिर मुझे ख्याल आया कि थापा ने अपने बयान में कहा था कि हत्यारा पिछवाड़े से वहाँ का गेट खोलकर भागने की जगह चार दीवारी की दीवार फांद कर भागा। वहाँ से मुझे अपने मनचाहे उंगलियों के निशान मिल गए। उसके बाद मैं दिल्ली टाइम्स के ऑफिस में गया और वहाँ से मैंने उनके रिकॉर्ड में से उन 4 विज्ञापनों की मूल प्रति निकलवाई जो कि इस्लामाबाद के कोड वर्ड के नाम से मेजर के लिए छपे थे। वे चारों विज्ञापन टाइप किए गए थे। मैंने उनमें नोट किया कि जिस टाइपराइटर पर वे टाइप किए गए थे उसके 2 अक्षर बिगड़े हुए थे। उस सूत्र के आधार पर मैंने वह टाइपराइटर खोज निकाला जो कि हत्यारे की प्रॉपर्टी था और जिस पर यकीनन वे विज्ञापन टाइप किए गए थे। फिर जहाँ से टाइपराइटर बरामद हुआ वहीं से वह खंजर भी बरामद हो गया जिससे कि मेजर का कत्ल किया गया था। तब तक थापा की सहायता से हम पहाड़गंज के कथित गौतम तिवारी को भी ट्रेस कर चुके थे, जो कि दुश्मन का एक मामूली एजेंट था और जिसे हमने गिरफ्तार करके सब कुछ कबूलवा लिया था। कल जब मैं यहाँ नूरजहां बेगम को लेकर आया था तब तक ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन जब यहाँ 2 जने मेजर का हत्यारा खुद खुद होने की कहानी सुनाने लगे तो मुझे लगा कि असली हत्यारे के खिलाफ अभी और कड़े सबूत दरकार थे। इसी मकसद से मैंने शक की धारा थापा की तरफ भी मोड़ दी और इसे ही गिरफ्तार हो जाने दिया। दरअसल मैं चाहता था कि नज़ीर अहमद खान ही घबराकर कोई ऐसा कदम उठाए जो कि उसके मुजरिम होने का अपने आप में सबूत हो। वो कदम यही हो सकता था कि वो वक्त रहते पहले दिल्ली से और फिर हिंदुस्तान से खिसक जाने की कोशिश करता। ऐसा ही उसने किया। उसने नूरजहां बेगम की रिहाई का इंतज़ाम किया और फिर उसके साथ ट्रेन पर अमृतसर के लिए रवाना हो गया, जहाँ से कि वे दोनों आगे बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर निकल जाना चाहते थे। लेकिन मेरी कोशिशों से उसे लुधियाना में ही ट्रेन से उतार लिया गया, जबकि नूरजहां बेगम को हमने सफ़र जारी रखने दिया ताकि उसके जोड़ीदार को शक न हो जाए। अब ये दूसरी बात है कि बेगम साहिबा को भी बाद में अमृतसर में हिरासत में ले लिया गया। बात का मर्म मेरी समझ में आया तो मैं भौचक्का सा कर्नल का मुंह देखने लगा जो कि बड़े इत्मीनान से मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इंस्पेक्टर शमशेर आलम खान। फिर एकाएक कर्नल कठोर स्वर में बोला, उर्फ नज़ीर अहमद खान, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर खान यूं स्तब्ध बैठा रहा जैसे सांप सूंघ गया हो। इंस्पेक्टर खान उर्फ मास्टर स्पाई खान, कर्नल कहता रहा, सूरी अपार्टमेंट्स की 4 दीवारी से बरामद
उंगलियों के निशान तुम्हारे थे। वो टाइपराइटर तुम्हारा था जिस पर विज्ञापन टाइप किए गए थे, और मर्डर वेपन ये खंजर। कर्नल ने जेब से खंजर निकालकर बड़े नाटकीय अंदाज से खान के सामने मेज पर फेंका। हमने तुम्हारे घर से बरामद किया था। यकीनन ये तमाम लापरवाहियां तुमसे इसलिए हुई क्योंकि तुम्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कोई तुम पर, दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर, नज़ीर अहमद खां नामक पाकिस्तानी स्पाई होने का शक करेगा। अब बेचारे मेजर पाराशर की बदकिस्मती देखो कि तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए उसने तुम्ही को अप्रोच किया। यानी कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। मेजर पाराशर के दिल्ली पुलिस वाले इंस्पेक्टर दोस्त भी थे। हाँ, कर्नल बोला। इसलिए तो यह मुलाकात के लिए रीगल पर पेश नहीं हो सकता था। फिर इसी ने मेजर के फ्लैट पर उसका कत्ल किया और फिर खुद ही कत्ल की तफ्तीश के लिए वहां पहुंचा। इसके लिए इससे ज़्यादा सहूलियत की बात और क्या हो सकती थी, क्यों खान? खान के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट आई। खान, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इस खान का खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होता कर्नल। तुम गिरफ्तार हो और बहुत जल्द फांसी। हवा को किसने गिरफ्तार किया कर्नल? तुम बच नहीं सकते। मैं बच भी चुका हूँ। खान ने मेज पर से खंजर उठाया और बिजली की फुर्ती से उसे अपने सीने में घोंप लिया। ऐन मौके पर कर्नल को भी सूझा कि खान क्या करने जा रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो हुआ अच्छा हुआ। फिर अंत में कर्नल के मुंह से निकला। फिर वह मेरी तरफ घूमा। तुम आज़ाद हो। मेरी वजह से एक रात तुम्हें हवालात में काटनी पड़ी, उसका मुझे अफसोस है। मैं खामोश रहा। कर्नल टेलीफोन से उलझ गया। थोड़ी देर बाद जब वह फारिग हुआ और बाहर को चल दिया तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। बाहर आकर वह ठिठका। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी तरफ देखा। एक आध बात अभी भी मेरी समझ से बाहर है, मैं बोला। मैं जम्मू से मेजर पाराशर के नाम जो चिट्ठी लाया था। गौतम तिवारी की चिट्ठी? कर्नल बोला। तुम्हारी जानकारी के लिए गौतम तिवारी भी गिरफ्तार है और इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल जैसा मेजर पाराशर को समझा जा रहा था वैसा असल में गौतम तिवारी था। वो कौम का गद्दार था और दुश्मनों के हाथों बिका हुआ था। वह एक विदेशी सिपाही था जो कश्मीर सेक्टर में कार्यरत था। मेजर उसे अपना आदमी समझता था। दुश्मनों को पता न लग जाए कि वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, इस बात की वे दोनों विशेष सावधानी बरतते थे। टेलीफोन वार्तालाप सुने जा सकते थे, डाक खोली जा सकती थी। इसलिए गौतम तिवारी को इत्तेफाक से जब तुम जम्मू में मिल गए तो उसने मेजर से संपर्क का जरिया तुम्हें बनाया। उसने तुम्हें मेजर के नाम चिट्ठी दी जिसमें उसने मेजर को खबर दी थी कि वह कब दिल्ली पहुंचने वाला था। चिट्ठी हासिल हो जाने के बाद मेजर, क्योंकि तुम्हारा कोई दखल नहीं चाहता था, इसलिए उसने कह दिया था कि गौतम तिवारी नाम का उसका कोई मौसेरा भाई नहीं था, जो कि सच भी था। नूरजहां बेगम मेरे पास क्यों आई? वो ये क्यों चाहती थी कि वारदात के वक्त की बाबत में अपना बयान बदलूं? उसे तुम्हारे पास खान ने भेजा था। वह मेजर के कत्ल का इल्ज़ाम उसके छोटे भाई पर मरने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन वक्त की बाबत तुम्हारा बयान उसकी इस कोशिश में आड़े आ रहा था। छोटा भाई 7 बजे ऑफिसर्स मैस के बार में था, लेकिन 6:30 बजे की उसके पास सफाई नहीं थी। तब वह नूरजहाँ बेगम के साथ था, लेकिन अव्वल तो वह अपनी ज़ुबानी ऐसा कबूल कर नहीं सकता था, और दूसरे बतौर गवाह वह नूरजहाँ बेगम को पेश नहीं कर सकता था, क्योंकि खान के इशारे पर तब तक नूरजहाँ बेगम गायब हो जाती। ऊपर से खान के नापाक इरादों के हक में ज़्यादा बढ़िया बात यह हो गई थी कि छोटा भाई खुद ही कत्ल का इल्ज़ाम अपने सिर लेने का ख्वाहिशमंद दिखाई देने लगा था। उसी कत्ल के लिए नूरजहाँ बेगम ने हामी क्यों भरी? मैंने उसे मजबूर किया था। जब वह मेरे चंगुल में फंसी थी और मैंने उसकी पोल खोलनी शुरू कर दी थी तो वह बहुत आतंकित हो उठी थी। उसने उसे यह तक दहशत हो गई थी कि कहीं मेरे पर खान का राज भी तो नहीं खुल चुका था। फिर जब मैंने उसे कहा कि मैं उसे इंस्पेक्टर खान के पास ले जा रहा था तो उसे मेरे से पीछा छुड़ाने की एक तरकीब सूझी। उसने खान के सामने कत्ल का इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। नतीजतन खान ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जाहिर है कि वह गिरफ्तारी दिखावे की थी और खान के करीब पहुंचने की एक चाल थी। बाद में उन दोनों में मंत्रणा हुई और वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि अब वक्त रहते उन्हें भाग निकलना चाहिए था। इतना खतरनाक फॉरेन स्पाई हमारी पुलिस में इंस्पेक्टर कब से बना बैठा था? कोई 5 साल से। ऐसा कैसे हो गया? बड़ी आसानी से हो गया। असली इंस्पेक्टर खान की उम्र, शक्ल, कद काठ वगैरह सब नज़ीर अहमद खान से मिलता था। उसने असली इंस्पेक्टर का अगवा करवाकर उसे ख़त्म करा दिया और उसकी जगह खुद ले ली। कमाल है। वो तो है ही। ये सारा किस्सा अखबार में छपेगा? एक अक्षर भी नहीं छपेगा। यह मिलिट्री सीक्रेट है, और अगर तुमने भी इसे फाश करने की कोशिश की, किसी से इसका जिक्र तक करने की कोशिश की, तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे, बड़ी लंबी सज़ा पाओगे। मैं चुप रहूँगा। गुड बॉय। मैंने उससे विदा ली और अपने फ्लैट पर पहुँचा। मिस डबल एस, कर्नल चौधरी के लिए हर रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। केस हल हो चुका है, लेकिन मेरी निगाहों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब मैंने अब तक तुम्हें सब कुछ बताया तो सोचता हूँ कि बाकी की कहानी भी इसी खत की मार्फत तुम्हें सुनाई डालूं। मिस डबल एस, बाकी की कहानी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसमें रहस्य और रोमांच की जो चाशनी है वो तुम्हारी रहस्य और रोमांच की बरसों की भूख मिटा देगी। लेकिन साथ ही वही कहानी मेरा भी भारी नुकसान करेगी।
तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मैं ये खतरा खुद मोल लेकर हकीकत यहाँ लिख रहा हूँ। मेजर प्रदीप पाराशर का कत्ल मैंने किया था। 30 तारीख की शाम को 7 बजे उसके फ्लैट में जाकर उसके सीने में खंजर मैंने भोंका था। फौरन स्पाई नजीर अहमद खान मैं हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? जब इंस्पेक्टर खान फौरन स्पाई नहीं था तो उसने आत्महत्या क्यों कर ली? चौधरी क्यों उसे फौरन स्पाई समझ रहा था और क्यों उसे कभी मेरे पर शक ना हुआ? ये सब मैं तुम्हें 7वें खत में बताऊंगा। मिस डबल एस, मैं जानता हूँ मेरा ये छठा खत पढ़कर तुम्हें बहुत सदमा पहुंचेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मेरे आखिरी खत का इंतज़ार ज़रूर करना। शायद मेरा आखिरी खत पढ़कर मेरी बाबत तुम्हारे वो ख्यालात बदल जाएं जो कि वह खत पढ़कर बनेंगे। ना भी बदलें तो अपने वादे पर ज़रूर खरा उतरना। ये ना भूलना कि तुमने मुझे 7 खत लिखने की पेशकश की थी। अब सातों खत हासिल करना, उन्हें पढ़ना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। आखिरी खत के लिए अलविदा। एम्बेसी वाला नेपाली। आखिरी खत शिप्रा श्रेष्ठ को तब मिला जब वह पटना की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन को रवाना होने की तैयारी कर रही थी। बड़े व्यग्र भाव से उसने पत्र पढ़ना आरंभ किया। लिखा था, डियर मिस डबल एस, मेरा आखिरी खत तुम्हारे हाथों में है। पिछले तमाम खतों में यही खत लिखना मुझे सबसे भारी पड़ा है। पूरे 24 घंटे में यही सोचता रहा कि क्या लिखूं, क्या ना लिखूं, लेकिन लिखना तो है ही, इसलिए लिख रहा हूं। अपने पिछले खत के आखिर में मैंने लिखा था कि खतरनाक पाकिस्तानी स्पाई नजीर अहमद खान था और मेजर पाराशर का कत्ल मैंने किया था। अब मुसीबत यह है कि पूरे 24 घंटे भरपूर सोच विचार करने के बावजूद मैं कत्ल की बयान करने लायक कोई विश्वसनीय वजह न सोच सका, और ना ही इस बात की कोई सफाई सोच सका कि आखिरकार मैं पाकिस्तानी स्पाई हुआ तो क्यों कर हुआ। अब ये कबूल करते हुए कि अपने 7वें खत में मैं तुम्हारी शर्त पर खरा उतर कर नहीं दिखा सकता, ये कि मैं मात खा गया हूँ, मैं हकीकत बयां करता हूँ। मेजर पाराशर सही सलामत अपने फ्लैट में मौजूद है और मुझे अभी भी उसके फ्लैट के फर्श पर पड़ते उसके भारी मिलिट्री के बूटों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे तब आ रही थी जबकि मैंने तुम्हें पहला पत्र लिखा था। मेजर मुझे अपने साथ अपने ऑफिसर मैस के बार में ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेजर का कत्ल और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न तमाम घटनाएं और पात्र मेरी कल्पना की उपज है, मेरी उस कोशिश का नतीजा कि मैंने तुम्हें 7 ऐसे पत्र लिखने हैं कि एक पत्र पढ़ने के बाद दूसरे के प्रति तुम्हारी जिज्ञासा बनी रहे। रहस्य और रोमांच की तुम्हारी तृष्णा की पूर्ति को मैंने एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया था, और इस चैलेंज पर हर हाल में खरा उतरकर दिखाना मेरी ख्वाहिश ही नहीं, जिद भी थी। ये मेरे लिए मान सम्मान का प्रश्न बन गया था, खासतौर से इसलिए भी कि रहस्य और रोमांच का तो मैं कारोबार करता हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए मेरा नाम सूर्य बहादुर थापा है, तो मैं गुप्तचर के नाम से जासूसी उपन्यास लिखता हूँ। भारत और नेपाल में मेरे कई उपन्यास छप चुके हैं और 28 साल की अल्पायु में भी मैं काफ़ी हद तक एक प्रसिद्ध लेखक माना जाता हूँ। तुम्हारी शर्त पूरी कर पाने में नाकामयाब रहना मेरे लिए भारी शर्म की बात होती। फिर मेजर पाराशर के पड़ोस ने मुझे रास्ता दिखाया। वो मेरा पहले से ही दोस्त था, लेकिन अपने पहले पत्र में मैंने ये जाहिर किया कि गौतम तिवारी के सिफारिशी खत की वजह से मेरी उससे पहली मुलाकात हुई। तो मैं पहला पत्र लिखते वक्त ही मैं फैसला कर चुका था कि मेजर के कत्ल के बिना मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ने वाली थी। नतीजतन दूसरे खत में मैंने मेजर का कत्ल करवा दिया। मैं कबूल करता हूँ कि तब तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कहानी मैं आगे कैसे बढ़ा सकता था। अलबत्ता मेजर के तकिए के नीचे से अखबार बरामद कराकर मैंने थोड़ी सी धुंधली सी बुनियाद आगे की कहानी की ज़रूर बना ली थी। ऐसी ही बुनियाद में पीले गुलाब ही, हीरा जड़े पेन और तुर्की टोपी की सूरत में पहले ही बना चुका था। ये तीनों चीज़ें और खंजर मैंने साथ ही मेजर के फ्लैट में देखे थे, और उसने मुझे ये बताया था कि एक फैंसी ड्रेस पार्टी में अरब शहजादा बनकर जाने के लिए उसने वे चीज़ें मुहैया की थी। अपने तीसरे पत्र में मैंने खंजर को छोड़कर बाकी 3 चीज़ों को रहस्य का मसला बना दिया और यह जाहिर किया कि अखबार में उनकी बाबत कोई विज्ञापन नहीं थे। मिस डबल एस, मेजर के कत्ल की खबर अखबार में न छपने की तो एक लचर सी दलील मैंने पैदा कर दी थी, लेकिन अखबार के विज्ञापनों के बारे में मैं ऐसा नहीं चाहता सकता था कि वे दिल्ली टाइम्स की उसी प्रति में छपे थे जो कि मेजर के घर आती थी। अगर तुम 27 से 30 तारीख तक के दिल्ली टाइम्स के अंकों का अवलोकन करती तो तुम्हें तत्काल मालूम हो जाता कि ऐसे कोई विज्ञापन उन अंकों में नहीं छपे थे। तब मेरी कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती। तब शायद तुमने मेरा चौथा खत रिसीव करने से ही इनकार कर दिया होता। ऐसा नहीं हुआ था। इसी से सिद्ध होता था कि तुम्हें अखबारों को देखना नहीं सूझा था। चौथे खत में मैंने चैनल 5 का इस्तेमाल करने वाली बुरके वाली मोहतरमा पैदा की, जिसने ज़रूरी तुम्हें सस्पेंस में डाले रखा होगा। फिर कत्ल के वक्त की बाबत बखेड़ा। तब तक मैं जासूसी उपन्यास के तकरीबन सभी फैंसी टोटके आजमा चुका था, इसलिए 5वें खत में मैंने अपने आप को गिरफ्तार करवाने का फैसला किया। मुझे यह भी उम्मीद थी कि मेरी गिरफ्तारी की बात पढ़कर तुम्हारा दिल पसीजेगा और तुम्हारे मन में मेरे लिए हमदर्दी की भावना पैदा होगी। उसी खत में मैंने एस्पियानाज का मसाला डाला।
मुल्क को जासूसों के जाल से घिरा बताया और अपने दोस्त मेजर पाराशर को डबल एजेंट साबित करने में कोई कसर न छोड़ी, ताकि कहानी पर रहस्य और रोमांच की और गहरी छाप लग जाती। छठे पत्र में मैंने ये लिखकर कहानी को क्लाइमैक्स पर पहुंचाया कि इंस्पेक्टर शमशेर आलम खान ही खतरनाक फॉरेन स्पाई नजीर अहमद खान था और मेजर का दागदार दामन साफ किया। लैला मजनू के ड्रामे की तरह मैंने खान की आत्महत्या चित्रित की और कुछ छोटी मोटी फर्जी बातों की फर्जी सफाई लिखी। अब मेरे पास आखिरी खत में छोड़ने के लिए कोई बम बाकी नहीं रह गया था, लेकिन मेरे पास 24 घंटे का वक्त था कोई नया खुराफाती और हैरानी भरी बात गढ़ लेने का। इसलिए अपने छठे खत के खातिर मैंने ये धमाका किया कि हकीकतन फॉरेन स्पाई मैं था और मेजर का कत्ल मैंने किया था। मुझे अफसोस है कि इन दो बातों की कोई हजम हो सकने लायक सफाई मैं ना सोच सका, इसलिए अपने 7वें खत में मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, जो कि एंटी क्लाइमैक्स है। लेकिन कभी कभार एंटी क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स से ज़्यादा चौंका देने वाला होता है। साथ ही उस कहावत पर भी गौर करो कि ट्रुथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। मिस डबल एस, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि मैं अपने आखिरी खत तक तुम्हारी जिज्ञासा बनाए रख सका या नहीं। मैं पास हुआ या फेल, मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल निकला या नहीं। तुम्हारे जवाब और अपने नतीजे के इंतज़ार में तुम्हारी दोस्ती का तलबगार सूर बहादुर थापा और एम्बसी वाला नेपाली। अगले रोज़ होटल अशोक का एक वेटर थापा के लिए एक चिट्ठी लाया, जिसे थापा ने बड़े व्यग्र भाव से खोलकर पढ़ा। लिखा था, जिस शहर में तुम्हारे जैसा खुराफाती आदमी बसता हो वहाँ मैं और नहीं ठहर सकती, इसलिए आज ही हम ट्रेन द्वारा पटना जा रहे हैं, जहाँ 2 दिन ठहर कर हम नेपाल चले जाएंगे। शायद तुमने भी वतन लौटना हो। शिप्रा श्रेष्ठ। थापा झपट कर फ़ोन पर पहुंचा। उसने अशोक में फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि नेपाल की श्रेष्ठ फैमिली चेकआउट कर चुकी थी। उसने रेलवे इंक्वायरी को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि पटना की गाड़ी छूटने में केवल आधा घंटा बाकी था। उसने झपट कर अपना कोट पहना, फ्लैट के दरवाजे को ताला लगाया और नीचे भागा। वह एक टैक्सी में सवार होकर स्टेशन पहुंचा। ड्राइवर को भाड़ा देने के लिए जब उसने जेब में हाथ डाला तो पाया कि पर्स पीछे फ्लैट में ही दूसरे कोट में रह गया था। उसने घड़ी देखी, गाड़ी छूटने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। भाड़ा नहीं है? वह जल्दी से बोला। ये घड़ी ले लो। 20 रुपये भाड़े के बदले में हासिल 1000 रुपये की घड़ी को भौचक्का देखते टैक्सी ड्राइवर को पीछे खड़ा छोड़कर वह स्टेशन के भीतर की तरफ लपका। पटना की गाड़ी। वह गेट पर खड़े टिकट कलेक्टर से बोला। कौन से प्लेटफॉर्म पर? 3 नंबर पर। टिकट कलेक्टर बोला। आपका टिकट? कलेक्टर को लगभग धकियाता हुआ वह सीढ़ियों की तरफ भागा। जब वह 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी थी। वह लपक कर जो डिब्बा सामने आया उसमें चढ़ गया। इत्तेफाक से वह फर्स्ट क्लास का डिब्बा था। टिकट है? कंडक्टर उसे घूरता हुआ बोला। है, थापा बोला। दिखाओ। मेरे पास नहीं है, मेरी फैमिली के पास है। कौन फैमिली? श्रेष्ठ। उनके पास तो 2 ही टिकटें हैं, एक सुग्रीव श्रेष्ठ के नाम से और एक शिप्रा श्रेष्ठ के नाम से। जरा सब्र करो, वो लोग हैं कहाँ? गलियारे के सिरे पर कूपे में। वह कूपे में पहुंचा। वहां उसने उन बुजुर्गवार को अकेले बैठा पाया, जिन्हें उसने एम्बेसी में अपने सपनों की शहजादी के साथ बैठे देखा था। मिस्टर, वृद्ध सख्ती से बोले, ये कूपे रिजर्व मालूम है। थाना थापा नेपाली में बोला। आप शिप्रा के पिता हैं? हाँ, लेकिन तुम? मेरा नाम सूर बहादुर थापा है। मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। क्या? वृद्ध भड़के। मेरे पास टिकट नहीं है, पल्ले पैसा भी नहीं है। अगर आपने अपने होने वाले दामाद की मदद न की तो कंडक्टर ज़रूर मुझे अगले स्टेशन पर उतार देगा। हो सकता है गिरफ्तारी भी करवा दे। लेकिन तुम जानते हो मेरी बेटी को? अब जानूंगा। क्या? तुम मेरी बेटी को जानते तक नहीं, लेकिन मेरे दामाद? जनाब, आज तक मैं उसे सिर्फ खत लिखता रहा था। खत? रोज एक, 7 दिन तक लगातार। तुम तुम वो शख्स हो? यानी कि आपको मेरे खतों की खबर है? आज ही लगी है, सुबह ही दिए मुझे शिप्रा ने। मैंने सब खत इकट्ठे पढ़े। तुम तो बड़े खुराफाती नौजवान हो। सिर्फ कागज पर। मेरी बेटी ने तुम्हें कोई जवाब दिया? अब देगी। अगर जवाब इनकार में हुआ तो जो कार्रवाई कंडक्टर ने करनी है वो आप ही कर लीजिएगा। आप तो बल्कि स्टेशन आने का भी इंतजार न कीजिएगा, मुझे चलती गाड़ी में से ढकेल दीजिएगा। वृद्ध के होठों की कोरों पर क्षीण सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से छुपाया। शिप्रा कहाँ है? थापा व्यग्र भाव से बोला। आती है। तभी शिप्रा ने भीतर कदम रखा। थापा को देखकर वह सकपकाई। मैं थापा। थापा जल्दी से बोला। सूर बहादुर, एम्बसी वाला, 7 खतों वाला। शिप्रा ने बड़े असमंजस और उत्सुकता मिश्रित भाव से उसे देखा। ये अपने आप को मेरा दामाद बता रहा है। वृद्ध तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला। अच्छा? शिप्रा थापा को घूरती हुई बोली। मेरी यहाँ मौजूदगी, थापा व्यग्र भाव से बोला, तुम्हारी हाँ या ना पर निर्भर करती है।
जवाब, शिप्रा बोली, 7 किश्तों में 7 दिन में मिलेगा। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने भी तो किया तुम्हारे खतों का। मुझे जवाब अभी चाहिए। ओहो, आज भी नहीं? अभी? हाँ, मेरा फौरन जवाब तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं झेल लूँगा। बहुत बेरहम जवाब होगा मेरा, मुझे मंजूर है। बेमौत मारे जाओगे, कोई बात नहीं। तो फिर खतरनाक क्रिमिनल माइंडेड थापा साहब, शिप्रा बेहद क्रूर स्वर में बोली, सुनो मेरा जवाब। शिप्रा की स्वर की क्रूरता का थापा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह सन्नाटे में आ गया। बड़ी कठिनाई से वह कह पाया, सुन रहा हूँ। मेरा जवाब है। शिप्रा पूर्ववत क्रूर स्वर में बोली, हाँ। फिर एकाएक उसके चेहरे से क्रूरता गायब हो गई और उसका स्थान एक मीठी मुस्कान ने ले लिया। थापा ने चैन की सांस ली, लेकिन एकाएक शिप्रा के तेवर फिर बदले। अब क्या है? थापा सक पकाया। मेरी रजामंदी की तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम मेरे डैडी के दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका पहले से ही एक दामाद है। तुम्हारी किसी बहन का? मेरी कोई बहन नहीं। ओह, और मेरे बच्चे हैं। बच्चे? 2। तीसरे की तैयारी है। तीसरे की तैयारी? हाँ, यकीन नहीं आता। थापा उसे सिर से पांव तक निहारता हुआ बोला, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। तुम्ही ने तो कहा था कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। अगर अगर ऐसी बात थी तो तुमने हाँ क्यों की? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। वो तो हुआ, लेकिन और इस उम्मीद में कि शायद तुम मेरे पति और मेरे बच्चों से मुझे निजात दिलाने की कोई कार आमद तरकीब निकाल सको। आखिर इतने काबिल हो, इतने आला दिमाग हो, जासूसी कहानियां लिखते हो। बोलो, कर सकते हो कोई तरकीब मेरे अपने पति और बच्चों से पीछा छुड़वाने की? थापा के मुंह से बोल न फूटा। वह बड़े कातर भाव से कभी शिप्रा की तरफ और कभी उसके पिता की तरफ देखने लगा। शिप्रा एकाएक वृद्ध सख्ती से बोले, स्टॉप दिस नॉनसेंस। लेकिन डैडी? कोई लेकिन वेकिन नहीं, बहुत हो चुका। अब और हल्कान मत करो लड़के को। फिर वे थापा की तरफ घूमे। मिस्टर, क्या नाम बताया था तुमने अपना? थापा। थापा बोला, सूर बहादुर थापा। हाँ थापा। थापा, शिप्रा तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है और तुम्हें वैसा ही शॉक ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही है जैसा तुमने इसे ये बताकर दिया था कि पाकिस्तानी स्पाई नज़ीर अहमद खान तुम थे और असल में तुमने मेजर पाराशर को कत्ल किया था। ओह, इसका कोई पति वति या बच्चे बच्चे नहीं है। अभी तक तो मैंने ख्याल भी नहीं किया इसकी शादी का। ओह ओह, और बतौर दामाद तुम मुझे पसंद हो। इस बार थापा के मुंह से कोई कोई मील लंबी ओह निकली। उसने एक बार शिप्रा की देखा, जो अब सिर नीचा किए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर उसने झपट कर उसके पिता का हाथ थामा और हैंडपंप के हैंडल की तरह जोर जोर से उसे ऊपर नीचे चलाता हुआ बोला, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी वेरी। अरे क्या मेरी बाह उखाड़ोगे? थापा ने हड़बड़ाकर उनका हाथ छोड़ दिया। अब तुम यहाँ बैठो, वृद्ध उठते हुए बोले, मैं तुम्हारे लिए टिकट का इंतजाम करके आता हूँ। थैंक यू सर। वृद्ध के पीछे कूपे का दरवाज़ा बंद होते ही थापा शिप्रा के नज़दीक पहुंचा और उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, हेलो मिसेस थापा। शिप्रा के चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। फिर वह बड़े सहज भाव से थापा के सीने से जा लगी। समाप्त। गजब की कहानी है भाई, गजब की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेन मोहन पाठक के किसी अगले नॉवेल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।